हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो लोग अभी कुछ देर बाद ये न्यूज़ सुनने के बाद अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का इतने लंबे टाइम से लोगों को बड़ा इंतजार था, लोगों की सांसें रुकी हुई थी, वो चीज़ फाइनली हो गई है। मैंने बोला था लास्ट अगस्त तक में हो जाएगा, मे भी मतलब डेट आ जाए। तो हाँ, PNST 2022 के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप लोग अब फॉर्म फिल कर सकते हो। PB की वेबसाइट पे आपको लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो डेट कुछ इस तरीके की है कि आपका फॉर्म भरने का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो आप सितंबर में स्टार्ट कर सकते हो। 6 सितंबर से आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है और उसकी लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर है। और अगर आपके फॉर्म भरने के बीच में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आपके कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते, या फिर PB की वेबसाइट से वो आपके अप्रूव नहीं होता है, तो आप उसमें उसको संशोधन करवा सकते हो बीच में। मतलब कुछ भी अगर आपकी फ़ोटो नहीं सही है, आपके मार्कशीट्स नहीं सही हैं, उसमें कुछ मार्किंग में अगर कुछ इशू आया है, कुछ भी हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन एरर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसको आप चेंज करवा सकते हो। उसकी डेट है कब तक? 25 तारीख तक, 25 सितंबर तक आप लोग उन सारी चीज़ों को चेंज करवा सकते हो। तो या फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया और PNST के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि PNST एग्ज़ाम फॉर्म भरने के अलावा अभी इसमें जो इस बार की रूल बुक आई है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। तो लोक सेवा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कॉलेजेस का में से सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो कॉलेजेस हैं उन्हीं की सीट्स बताई गई हैं। तो उसकी टोटल सीट्स हैं 810 सीटों के लिए आपका एग्ज़ाम हो रहा है। उसके अलावा अगर कुछ और कॉलेजेस में वो मतलब और अगर कुछ कॉलेजेस में वो इंक्लूड करते हैं तो वो मे बी काउंसलिंग के टाइम पे हो, क्योंकि रूल बुक में उन्होंने अभी सिर्फ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में जितने कॉलेजेस आते हैं, जितने अपने MP में 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सारे कॉलेजेस की ही सीट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। हर कॉलेज में 120 है और इंदौर के कॉलेज में 210 में भी है। एक सेकेंड, हाँ, 210 सीटें इंदौर के कॉलेजेस में हैं। बाकी सारी कॉलेजेस में 120 सीटें हैं। जैसे लास्ट ईयर का बैच, मतलब हमारा फर्स्ट ईयर जब आया था, हमारे जूनियर्स आए थे, तो उनकी जितनी स्ट्रेंथ आई थी वो उतनी ही आनी है। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक होती है कि आप इंडियन होने चाहिए, तो वो तो मे बी सबसे पहली चीज़ है कि आप इंडियन होने चाहिए। दूसरा, आपके पास MP का मूल निवास होना चाहिए, मतलब आप MP में ही रहने वाले होना चाहिए, और आपके पापा या फिर आपके घर फैमिली मेम्बर या फिर आपका खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दूसरा, आप 12th क्रॉस कर चुके हो और फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं आपके सब्जेक्ट्स में, मतलब इन सारे सब्जेक्ट से आपने अपना 12th करा है। और आपने अपनी 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सब्जेक्ट से करी है और आपके मार्क्स जो हैं वो 45% से ज़्यादा है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप MP बोर्ड से भी हो सकते हो, CBSE बोर्ड से हो सकते हो, दोनों में आपको 45% ही चाहिए। 45% से ज़्यादा है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। और दूसरा, आपका साइंस ग्रुप होना। और एज का है कि एज में इन्होंने चेंजेस करा है। पिछले साल तक सिर्फ 18 ईयर्स जो क्रॉस होते थे, जिनकी एज 18 ईयर्स कंप्लीट होती थी, वही लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन इस बार उन्होंने 17 ईयर कर दिया और मैक्सिमम 30 ईयर्स कर दिया। अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और अगर आप 17 साल से कम के हो तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके बीच के जो लोग हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यार तुझे हम लोगों के यहाँ पे एक वो भी हुआ था ना, हमारी बैचमेट है एक जिसकी एज कम आई थी, 18 ईयर्स से कुछ दिन कम थी, तो उसको मैम ने नहीं, मतलब वो एलिजिबल नहीं थी एडमिशन लेने के लिए। फिर वो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था उसने और हमारे बैच में उसका एडमिशन हुआ था। और आपके जो एज है, आपकी जो 17 ईयर्स जो एज है, वो आपके 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उससे आप कैलकुलेट करिए, और उसके अकॉर्डिंग आपकी ये 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप 17 ईयर्स कंप्लीट माने जाओगे और आपका फॉर्म सबमिट होगा। कई लोगों के फॉर्म एज के कारण काफ़ी वो होते हैं, तो उस चीज़ को पहले आप लोग शॉर्ट आउट कर लेना या फिर देख लेना कि आप लोगों की एज 17 ईयर्स से ज़्यादा है या नहीं है। क्योंकि फॉर्म भरने में भी कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म सबमिट हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि आपके फॉर्म में ये एरर था या फिर आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन करी। कई बार एग्ज़ाम भी हो जाते हैं, उसके बाद चीज़ें किस चीज़ के कारण होती है नहीं पता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी एज काउंट में गलती हो जाती है और फॉर्म सबमिट हो जाते हैं, एग्जाम हो जाता है, और काउंसलिंग के टाइम पता चलता है कि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो काउंसलिंग करवाने के लिए। तो अपने एज वाले फैक्टर को ज़्यादा थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लेना। इसके अलावा आप लोगों के एग्ज़ाम की फॉर्म की फ़ीस जो है, तो जनरल वालों के लिए 400 रुपीज़ है, और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सिर्फ 200 रुपीज़ है।
और दूसरा, आपको फॉर्म भरने की लिंक जो है वो पीवी की वेबसाइट पे मिलेगी। तो मोस्टली अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके पास पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें करने के प्रोसीजर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे कर सकते हो अगर खुद से, तो आप फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हो। उसके अलावा या फिर आप MP ऑनलाइन पे जा करके, MP ऑनलाइन की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे जा करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिल करा के और फीस वगैरह पे करके पूरे उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, पीबी की वेबसाइट पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप इजीली एक बार में करवा सकते हो, और अगर नहीं है तो आपको 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं, आपको अपना यूज़र नेम बनवाना पड़ता है। उसके बाद आपने अगर इसके पहले पीबी के थ्रू अगर आपने कोई फॉर्म पहले से फिल करा होगा तो आपकी यूज़र ID बनी होगी, और अगर आपने नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, मोस्टली 12th के बाद के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं, तो उनके पास नहीं होता यूज़र ID। अगर किसी के पास नहीं है तो वो पहले बनवाएंगे, उसके लिए उनको 20 रुपीज़ पे करना है, वो भी रूल बुक में लिखा है, उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है, वो पे करना है। उसके बाद आपको आपका यूज़र ID मिल जाएगा और उसके थ्रू ही आपका फॉर्म फिल होगा। और उसके फॉर्म फिल करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपनी रिसिप्ट को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखें, क्योंकि उसी से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और उसी के थ्रू जाकर के आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर वो सारी चीज़ें मिस हुई, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे काफ़ी सारा लॉस हो सकता है आपका। रिसिप्ट वापस से फिर से मिल भी जाती है, पर केयरलेस क्यों ही होना हमको। दूसरा, एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद, मैंने पहले भी कई बार बोला था कि एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ने का। जो लोग काफ़ी परेशान हैं कि प्रिपरेशन नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि डेट नहीं आ रही है, तो अब डेट भी आ गई है और आपको टाइम भी मिल गया है, तो थोड़ा मन लगा के पढ़ाई कर लो, है ना। थोड़ा इधर उधर का उधम खुद बंद कर दो और पढ़ाई कर लो। तो आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट जो है वो क्या है, 17 और 18, है ना। 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहा है 6 सितंबर से, और आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 17 और 18 अक्टूबर से। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप उसमें अपने सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। और 2 दिन एग्ज़ाम होंगे, एक दिन 17 और एक दिन 18, और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, मतलब टोटल 4 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे। बस ख़त्म फिर। सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपका एग्ज़ाम पूरा 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट पर्टिकुलर अपना 30-30 मार्क्स रखते हैं, और ये मिलाकर के 150 हो जाता है। तो बस आपको सारे सब्जेक्ट जो, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब टाइम कम बचा है, तो जिसका जो सब्जेक्ट मतलब स्ट्रांग है, मोस्टली गर्ल्स का ऐसा होता है कि बायोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, मेरी थी, मुझे बाकियों का नहीं पता। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है, वो उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और उसमें अच्छे मार्क्स लाएं। लेकिन अगर जिनका मतलब ऐसा है, तो वो लोग अपना इंग्लिश, फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी और बॉटनी को तो ऐसा है कि ख़त्म कर दो, उसमें तो आपके 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स मिला करके हैं वो आपको गेन करने, ताकि आप 100 क्रॉस कर पाओ, या फिर 110, 120 जितना कर सकते हो मैक्सिमम। लेकिन ये है कि जिनके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट को पकड़ो, ताकि आपके उस सब्जेक्ट में तो मार्क्स कहीं ना जाएं। उसके अलावा जिससे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है और थोड़ा वीक पॉइंट है आपका, तो वो आपके, ताकि उसमें जाके कवर हो जाए, है ना। सारा सब्जेक्ट बराबर लेके चलने की कोशिश करोगे तो सब्जेक्ट में पता चला सारे में ही एवरेज मार्क्स आए और फिर मार्क्स कम हो गए। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको पहले पूरा अच्छे से खत्म करो, ताकि उसमें आपके मार्क्स कहीं ना जाएं, उससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके कारण। उसके अलावा फिर जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप जितना कर पाते हो उतना अच्छा। सो या आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अभी मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। उसके अलावा आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।